इस कहानी की शुरुआत मंगोलिया के एक बहुत बड़े रेगिस्तान को दिखाते हुए होती है। और यहाँ इस रेगिस्तान में एक ऑयल कंपनी ने अपने कुछ लोगों को तेल निकालने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है कि यहाँ पर तेल है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये सभी लोग घर वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे। इन्हें यहाँ लेने के लिए एक प्लेन भेजा गया होता है जिसमें पायलट का नाम है फ्रैंक और उसके साथ उसका एक को पायलट भी होता है। ये सब यहाँ से बीजिंग जाने वाले थे, इसलिए ये सभी लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये प्लेन अपनी उड़ान भर रहा था तभी सामने से एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्रैंक का साथी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है हम सीधे जाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और हम दोबारा उड़ान नहीं भर पाएंगे और वापस फ्यूल आने में भी कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं। इसलिए फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वो इस तूफान के ऊपर से निकल सके, लेकिन इससे भी इनका कोई काम नहीं बनता। अब ये लोग यहाँ पर फंसने लगते हैं। ये रेडियो से भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं बन पाता। रेत की वजह से प्लेन का एक इंजन भी खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और ऐसा करने के लिए अब वो प्लेन को नीचे उतारने लगता है, लेकिन रेत की वजह से फ्रैंक को सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। इसलिए नीचे उतारते वक्त प्लेन के नीचे का हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, इसलिए प्लेन के पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इनका एक साथी उससे बाहर निकल जाता है और मारा जाता है। अब नीचे आने पर इनका प्लेन रेत में काफी दूरी तक घिसड़ता है और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये पाते हैं कि इनके दो और साथियों की यहाँ जान चली गई थी, लेकिन ये लोग अभी भी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर तूफान चल रहा था। और जब तूफान शांत हो जाता है तो ये बाहर जाने लगते हैं और अब इनका प्लेन पूरी तरह से रेत में दफन हो चुका था। लेकिन कुछ घंटों बाद ये रेत वहाँ से उड़ जाती है और इनका प्लेन दिखने लगता है। फिर अब ये सभी लोग प्लेन से बाहर आकर अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं और पाते हैं कि खैर इनके पास अभी खाने के लिए अगले 1 महीने तक का राशन है। यहाँ पे इनका एक साथी कह रहा है कि दोस्तों चिंता मत करो, मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन उसे यहाँ से पैदल चलकर जाने में 200 मील का सफर तय करना होगा, क्योंकि अभी ये लोग मंगोलिया में नहीं बल्कि कहीं चाइना में थे। लेकिन इन्हें अपनी ठीक लोकेशन पता नहीं होती। इनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो आदमी यहाँ से चलकर बाहर निकलना चाहता था। वो कहता है कि मैं मैराथन चैंपियन हूँ, मैंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं और मैं यहाँ से पैदल चलकर जा सकता हूँ। जिस पर उसका एक साथी कहता है कि देखो दोस्त, ये जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना यहाँ सबसे गर्म होता है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, पैदल चलकर जाने की बात तो दूर, तुम प्यास से ही मारे जाओगे। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं रात में सफर तय करूंगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि रात में तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो मैग्नेटिक हैं और वहाँ पर तुम्हारा कंपास भी काम नहीं करेगा, तुम बार बार वापस एक ही जगह पर घूमते रहोगे। और अब उसे भी समझ आ जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता। अब उस रात में जब ये सभी लोग अपने प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर बहुत ही भयानक तूफान चल रहा होता है और इसी बीच इन्हीं का एक साथी डेविस बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिससे वो लुढ़कता हुआ रेत से बहुत नीचे चला जाता है। तूफान में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और ये रास्ता भटक चुका था। हालांकि वो मदद के लिए चिल्लाता है कि दोस्तों मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज वो नहीं सुन पा रहे थे। खैर ये लोग जब सुबह उठते हैं तो ये पाते हैं कि इनका एक साथी डेविस गायब है और इसलिए अब ये चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था क्योंकि अब वो रेत में दफन हो चुका था। इस बात से ये सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए इनमें से जो लेडी होती है जिसका नाम केली होता है वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है। उससे कहती है कि यहाँ पर कोई हमें बचाने आए, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के एकदम बीच में हैं और हमारे पास खाना और पानी भी बहुत कम है और इस खाने पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो ये सब सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाएगा और हमें से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि यहाँ पर हमें कोई ढूंढने के लिए आएगा, इसलिए हमें कहीं भी न जाकर यहीं पर वेट करना चाहिए। वहीं जो बाकी लोग थे अब वो भी हताश हो चुके थे, उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी कि उन्हें कोई यहाँ पर लेने आएगा भी या नहीं। इसलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वो अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कह रहा है कि तुम पानी लेकर नहीं जा सकते और इस बात के चलते इन लोगों में हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से पानी गिर जाता है। अब यहाँ पर एलिक नाम का एक आदमी आता है। वो इनके पास आकर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिन से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम इस प्लेन को फिर से दोबारा बना सकते हैं। फ्रैंक से कह रहा है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो, जिस पर वो कह रहा है कि मैं पहले प्लेन डिजाइन किया करता था। अब एलिक के बारे में जानने के बाद ये लोग काफी शौक हो जाते हैं। इनके अंदर एक उम्मीद भी जाग जाती है और इसी उम्मीद के साथ वो तैयार हो जाते हैं कि वो इस प्लेन को फिर से रिबूट करेंगे। लेकिन फ्रैंक इनकी बातों से इनकार कर देता है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो साफ इनकार कर देता है। अगली सुबह इनमें से जेम्स नाम का आदमी यहाँ से निकल जाता है, इसीलिए कैली उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकता है, कहता है कि मैं जाऊंगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते हुए वो जगह पर पहुंच जाता है जहाँ इनके प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था। वहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी भी पड़ी थी जो प्लेन से गिर गया था। उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता और साथ ही गोलियों के कुछ खोल भी वहाँ पड़े थे। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब यहाँ पर जेम्स आता है। जेम्स आकर उससे कहता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है और मैं यहाँ पर इस आदमी से अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो कि मैं पोकर में हार गया था और अब इसके हाथ में वो घड़ी नहीं है। अभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर रेगिस्तानी डाकू आए थे और वही लोग इनके साथी के हाथ से घड़ी ले गए और साथ ही यहाँ पर गोलियों के कवर भी होते हैं, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि उन डाकुओं ने इनके साथी के जिस्म पर गोलियां दाग कर निशाने लगाए हैं। अब फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि तुम प्लेन फिर से क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कह रहा है कि इसलिए क्योंकि मैं झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं हो सकता। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है और अगर हम उसे प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए और अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। अब जेम्स की बात सुनकर फ्रैंक इस बात के लिए मान जाता है, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है प्लेन दोबारा नहीं बन सकता। खैर अब ये दोनों वापस प्लेन के पास आ जाते हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी हैं और अभी सब मिलकर प्लेन फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि दिन में शदीद गर्मी होती है, ये पूरी रात काम करते हैं। लेकिन एक रात जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो इनका वो फ्यूल जो इन्होंने जनरेटर चलाने और आग जलाने के लिए रखा होता है उस पर कुछ चिंगारियां गिर जाती हैं, जिससे उसमें भीषण आग लग जाती है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन अब इनका सारा फ्यूल बर्बाद हो चुका था। अब इनके पास सिर्फ उतना ही फ्यूल बचा है जिससे ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं और अब इसका इस्तेमाल ये रात में नहीं कर सकते, इसलिए अब ये दिन में भी काम करने लग जाते हैं। हालांकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी
गर्मी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग दिन में काम करते चले जाते हैं। और अब इन्हें प्लेन में पंख को जोड़ना था और ये इनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगर ये पंख नीचे गिरा तो ये वापस ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। और अब धीरे धीरे ये उस पंख को ऊपर से नीचे लाते हैं, लेकिन तभी वो जंजीर टूट जाती है जिससे इन्होंने इस विंग को पकड़ा था और वो तेजी से प्लेन से आकर टकराता है। प्लेन में पहले से ही इनका एक साथी होता है जिसे ये उस पंख को प्लेन से जोड़ना था। वो बाहर आता है और कहता है कि दोस्तों मैंने उस पंख को जोड़ दिया। दरअसल वो पंख टूटने के बाद उसी जगह पर गया था जहाँ उसे जाना था, और अब उस पंख को जोड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। और अब इन सभी को उम्मीद हो जाती है कि ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और नाचते भी हैं। साथ ही ये लोग रेत हटाकर यहाँ पर एक ट्रैक तैयार कर रहे होते हैं जिससे यहाँ से उड़ सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। एक दिन यहाँ पर एक भयंकर तूफान आ जाता है जिससे बिजलियाँ गिरना शुरू हो जाती है। तो इनके प्लेन का जो पंख है उसके अंदर पेट्रोल है, इसलिए ये सभी भागकर वहाँ से दूर हो जाते हैं। लेकिन एलिट वहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत बर्बाद होने नहीं देना चाहता था। लेकिन जब उस पर बिजली गिरने वाली होती है तो फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है, जिससे एलिट की जान बच जाती है, क्योंकि अगर एलिट मारा जाएगा तो इनमें से कोई नहीं है जो कि प्लेन को फिर से दोबारा बना सके। खैर अब तूफान थम जाता है और ये लोग इस प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं, यानी रेगिस्तान का एक ऐसा परिंदा जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन अभी इस प्लेन पर बहुत काम करना है। अब एक रात ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूरी पर कुछ लोग हैं जो कि टेंट लगाकर सो रहे हैं। दरअसल ये सभी वही स्मगलर, वही डाकू होते हैं जो कि रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की सप्लाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें इनसे पानी की कुछ मदद मांगनी चाहिए, हालांकि एलिट उससे मना करता है। लेकिन फ्रैंक और उसके कुछ साथी उसकी बात न सुनकर मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। एलिट और उसका साथी पत्थर के पीछे छिप जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो ये लोग पीछे से हमला करते हैं। इनके पास एक गन भी होती है। वहाँ जाकर ये लोग जब उनसे पानी मांगते हैं तो उन्हें डाकू का एक साथी इनके साथी पर गोली चला देता है। फ्रैंक का जो साथी होता है वो पीछे से इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और इन सभी को मार देता है। लेकिन इनमें से एक स्मगलर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था उसे गोली मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो खूनी नहीं है। यहाँ पर जेम्स उन मरे हुए स्मगलर में से एक के हाथ में वो घड़ी देखता है जो कि उसके प्लेन से गिरने वाले दोस्त के पास थे, यानी कि वही स्मगलर थे जिन्होंने इसके मरे हुए साथियों पर गोलियां चलाई थी। अब इनमें से एक स्मगलर बच जाता है, वो जख्मी होता है। ये सभी उसे अपने प्लेन के पास ले आते हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग चाहते थे कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने भी इनके साथी को मारा था, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने के लिए मना करता है। यहाँ सभी के बीच आर्गुमेंट हो रहे होते हैं कि तभी एलिट उसे गोली मार देता है और अब फ्रैंक और एलिट के बीच झगड़ा होने लगता है। एलिट कहता है कि तुम पायलट थे, इसमें तुम्हारी गलती है, हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं और तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान गई है, क्योंकि मैंने तुमसे मना किया था लेकिन तुम फिर भी वहाँ पर गए। इस बात पर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो एलिट को एक पंच मारता है और अब एलिट इन सबसे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनाने वाला, मैंने जितना काम करना था वो कर लिया। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम एहसान फरामोश लोग आराम करते हो। अब केली उसके पास आती है और कहती है कि देखो हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हारे बिना इस प्लेन को नहीं बना सकते। वो कहता है कि अगर सब लोग मुझसे माफी मांगे तो मैं ये करूंगा, और अब सभी लोगों को उससे माफी मांगनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है कि ठीक है तुम यहाँ के बॉस हो, इस काम को खत्म करो। और अब एलिट काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये काम करने लग जाते हैं। अब एक दिन ये दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भाग गया था वो अपने बहुत सारे साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें भी पता था कि इनके पास हथियार हैं। दरअसल जो स्मगलर्स के हथियार थे वो भी इन्हीं के पास हैं और स्मगलर को भी ये पता था। साथ ही ये भी कि इनके पास पीने का पानी और खाना बहुत कम है और जब वो खत्म हो जाएगा तब ये लोग उन पर हमला करेंगे। वहीं अब ये लोग और भी तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई सारे प्लेन के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल को देखकर एलिट ने ये प्लेन बनाया था। और अब यहाँ पर इन सभी को पता लगता है कि दरअसल एलिट जो प्लेन बनाया करता था वो बच्चों के टॉयज प्लेन बनाता था। वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था, हालांकि वो उड़ने वाले होते थे, लेकिन आज तक कभी भी उसने कोई बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इस बात से सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है, खास करके यान को। वो कहता है कि तुम हमें इतने हफ्तों से बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा प्लेन कभी नहीं बनाया है। लेकिन एलिट को पूरा यकीन होता है। वो कहता है कि ये प्लेन उड़ेगा, हालांकि हम छोटे प्लेन बनाते थे, वो रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, उनमें बैलेंस की ज्यादा जरूरत होती है। अब फ्रैंक यान को रोक देता है और यहाँ पर रेतीला तूफान आना शुरू हो जाता है। और अब जब हवाएं तेज होती हैं तो इन्होंने जो प्लेन बनाया था वो हवा में हल्का हल्का उठने लगता है। ये देखकर ये सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। इनके दिल में जो उम्मीदें मर चुकी थी वो फिर से जाग उठती हैं। लेकिन ये रेगिस्तानी तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। तूफान रुकने के बाद ये सब फिर से निराश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्लेन इन्हें यहाँ से उड़ाकर ले जा सकता है। लेकिन फ्रैंकलिन सबसे कहता है कि हमने इस प्लेन को बनाने में बहुत मेहनत की है और हम इसे उड़ाने में जरूर कामयाब होंगे। और ये सबके सब लोग उस प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर की रेत नहीं होती। अब इसके बाद ये सभी लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट तो होता है लेकिन जल्द ही बंद हो जाता है। अब ये लोग कई बार कोशिश करते हैं और आखिरकार काम बन जाता है। अब प्लेन की आवाज सुनकर जो डाकू होते हैं वो इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन से लहराते हुए इन्हें मारने के लिए आ रहे थे। अब ये सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिजाइन इस तरह का होता है कि उसके अंदर बैठने की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े प्लेन से एक छोटा प्लेन बनाया है। अब इनका प्लेन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पीछे से डाकू लगातार इन पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और अब इनका रनवे खत्म हो जाता है। अब डाकू को लगता है कि शायद ये लोग इस खाई में गिरकर मारे गए, लेकिन अगले ही पल इनका फीनिक्स उस खाई से ऊपर उठता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देता है। इससे ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों की हफ्तों की मेहनत अब वसूल हो चुकी थी। और इस तरह से ये सभी लोग मौत के मुंह से उस खतरनाक रेगिस्तान से जहाँ से निकलना नामुमकिन था अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और आखिर में हमें इन सभी की फोटोज दिखाई जाती है जहाँ पर ये सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ खुश हैं। फ्रैंक और उसका को-पायलट खुद की एयरलाइंस खोल लेते हैं जिसका नाम वो फीनिक्स रखते हैं। और एलिट की फोटो एक मैगजीन में छपती है जिसमें लिखा होता है नासा न्यू होप, यानी नासा की नई उम्मीद, जिसका मतलब है कि अब वो नासा के लिए काम करेगा। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों आगे आप और किस तरह की मूवीज देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।